तो करें सवाल शुरू। आ जाओ, एपीजीपी की प्रैक्टिस चल रही है और लेते हैं सवाल। सवाल है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर से लेकर 20 तक का स्क्वायर का जोड़ कितना होगा। ग्यारह का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर से लेकर 20 का स्क्वायर कितना होगा। तो इस सवाल को करने के लिए क्या कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है आपको? कोई फॉर्मूला ध्यान आ रहा है जिसमें ऐसे स्क्वायर 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 करके चलता है, स्क्वायर स्क्वायर करके कोई चलता है, ऐसा कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है आपको? तो जवाब है हाँ जी, ऐसा एक फॉर्मूला है हमारे पास। ऐसे हमारे पास वैसे 3 फॉर्मूले हैं। एक है प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, एक है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र, प्राकृत संख्याओं का योग 1 2 3 4 से लेकर n तक, इसका योग जिसे कहते हैं प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर। जब करना हो n का मान रख दो, वहां तक का जोड़ हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सही। उसके बाद हमारे पास वर्गों के योग का सूत्र है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। उसके बाद में होता है घनों का योग, ये हो गया आपका घनों का योग। ये 3 फॉर्मूले बड़े खास फॉर्मूले, लेकिन तीनों ही फॉर्मूलों में एक परेशानी है, सारे फॉर्मूले 1 से शुरू होते हैं, 1 से, कोई 11 से शुरू नहीं होता। और हमें तो 11 से करवाने, तो बताओ कैसे करोगे इसे? 11 से कैसे शुरू करवाओगे? क्योंकि हमारे पास जो वर्गों का फॉर्मूला है, स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, वो 1 से शुरू हुआ है, ना कि 11 से। वो 1 से शुरू हुआ है, ना कि 11 से। तो क्या करें भाई? एक काम करो, 1 से शुरू करवा दो, 1 से शुरू करवा दो। तो 1 से शुरू कैसे करवाएं? ये तो 11 से शुरू है। अभी देखो, अभी करवा देते हैं। जो सवाल है उसको वही रहने दो, सवाल को मत छेड़ो। उसके आगे 10 तक का स्क्वायर जोड़ दो और 10 तक का स्क्वायर घटा दो। और गणित में ये जोड़ घटाना चलता रहता है ना? इतना ही जोड़ दिया, इतना ही घटा दिया, ना तो गणित को कोई परेशानी हुई ना और कुछ, प्लस हमारा सवाल और बन गया। क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूले जैसा सवाल होना चाहिए, फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला जैसा सवाल होना चाहिए। बन गया, उतना ही तो मैंने जोड़ दिया, उतना ही मैंने घटा दिया, यानी मेरा जोड़ भी नहीं बदलेगा, जोड़ भी नहीं बदलेगा और मेरा सूत्र भी लग जाएगा। ये जो चीज है ना, यही मेन चीज है, यही चीज सीखनी होती है हमें गणित में, यही कलाकारियां सीखनी होती है कि भाई ये कलाकारियां कैसे और कहाँ लगाई जाए, कब लगाई जाए। तो जैसे भी ये कलाकारी की, 11 से था, वो तो 1 से था, तो उसमें 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया। तो जितना जोड़ा है उतना ही घटाया है, तो गणित तो बराबर है। बाकी आएगा तो यही जोड़, तो ये जोड़ भी आ जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये चल रहा है 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर। इसके लिए n का मान 20 हो जाएगा, एक ये वाला जोड़ हो गया, इसके लिए n का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 तक जा रहा है, तो इसके लिए 10 हो जाएगा और इसके लिए 20 हो जाएगा। फॉर्मूले में मान रखो, फॉर्मूले में मान रखो 20, 20 प्लस 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटा 6 माइनस n का मान, इसके लिए 10, तो 10 इंटू 11
इंटू 21/6। जो कट रहा है काट लो, थोड़ा बहुत कट रहा है तो काट लो। 3 पे काटेंगे तो ये 7, ये 2, ये 10, ये 70, ये 0, 7, 28, 2870। 7 3 पे काटेंगे 7, 2, इसे 5 पे काट दो 55, 385। ये आ गया 5 और ये 8 और ये हो गया हमारा 2485। वैसे हम इसे इकाई के अंक से भी कर सकते थे ना, इतना घटाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इकाई का अंक सबका अलग अलग था। इकाई का अंक जो था ना वो सबका अलग अलग था। इसका 5 था, इसका 1 है, इसका 7 है, इसका 3 है, तो इतना घटाने की हमें जरूरत थी नहीं। इकाई का अंक सबका अलग अलग था, तो इकाई का अंक हमारा आएगा 10 में से 5 गया 5, तो जिसका भी इकाई का अंक 5 आएगा वो उत्तर होगा, और सबके इकाई के अंक 5 है नहीं, तो ये ऐसे भी हो जाता है। पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें क्या ये आदत बनानी पड़ेगी कि हम ध्यान रखें सवाल का। ये क्या हमारी आदत वो पड़ी हुई है पुराने वाली, पूरा निकालने वाली, है ना, वो आदत पूरी बनी पड़ी है पूरा निकालने वाली। पूरा निकालो, पूरे 10 में से 10 नंबर लेंगे, क्योंकि आते तो बीएससी, भाई इतने साल का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो थोड़ी हाथों हाथ बदल जाएगा। अब हमने 12 साल यही किया कि 1 को 4 में कैसे लिखते हैं, 1 लाइन को 4 लाइन में कैसे लिखते हैं, यही सीखा है हमने पूरे 12 क्लास प्लस बीएससी प्लस 2 साल बीएड, अगर कुछ ने एमएससी कर रखी है वो जोड़ लीजिए। ये 19 साल का हमारा पूरा यही रहा है कि 1 को 4 कैसे करें। तो अब 4 को 1 करेंगे तो थोड़ी सी तो टाइम लगता ही है, 4 को 1 करने में टाइम तो लगता है। तो ये छोटी छोटी ये वाली भी, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसमें भी आपके 5-10 सेकंड बच सकते थे, लेकिन वो आदत नहीं पड़ी हुई ना, तो वो आदत डालनी पड़ेगी कि भाई इकाई के अंक से भी पता करके आप टिक कर सकते थे। आपको पूरा निकालने की क्या जरूरत है, यहाँ कौन सा 10 में से 10 लाने। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हमें करनी होगी, आदत बनानी होगी। एक हरात्मक श्रेणी है जिसका 5वां पद 7 है, 5वां पद 7 है, हरात्मक श्रेणी है, एचपी है। सातवां पद 5 है। बिल्कुल, ऐसा सवाल किया हुआ है हमारा, याद है, ऐसा सवाल किया हुआ है। ऐसा कोई सवाल हमने किया था एक बार एपीजीपी में, एचपी में किया था ना सवाल ऐसा कि पीवा पद ये हो, ये रहा। ये पता नहीं कल सेव करनी भूल गया लगता हूँ, ऐसे सवाल किया था ना कल, है ना, सेव करनी भूल गया इनको शायद, उस पर आ नहीं रहा। ऐसा किया था हमने, क्या उत्तर आया था कि पीवा पद, ये देखो यही वो सवाल है कि हरात्मक श्रेणी का पीवा पद क्यों है, पीवा पद क्यों है और क्यूवा पद पी है, तो पी क्यूवा पद क्या होगा याद है,
अगर किसी हरात्मक श्रेणी का पीवां पद q है तथा क्यूवां पद q नंबर वाला पद p है, तो फिर हम लोगों ने इसका निकाला था कि p क्यूवां पद बराबर 1 होगा। ओ, मैंने गलत फाइल खोल रखी है, मरवा दिया। p क्यूवां पद 1 आया था, ये था हमारा, है ना। एक बार रुको यार, पीपीटी सही खोल लेता हूँ वरना फिर। एक मिनट रुको। हाँ, कल किया था वो, एक्चुअली क्या किसी दूसरी स्लाइड में किया था, तो आज मैंने शायद वो दूसरी स्लाइड खोल ली और इस वजह से वो उसमें दिख नहीं रहा, वरना कल तो किया हुआ है तो इसका मतलब उसमें आएगा। ये रहा, ये क्वेश्चन हमने कई तरीकों से किया था, जुगाड़ से भी किया था कि अगर पीवां पद q है, क्यूवां पद p है, हरात्मक श्रेणी का पीवां पद q है, क्यूवां पद p है, तो p क्यूवां पद क्या होगा। मैन तरीके से भी किया, फिर जुगाड़ से भी किया, दोनों तरीके से देखा कि उत्तर जो आ रहा था वो एक आ रहा था, उत्तर एक आ रहा था। फिर बाय ऑप्शन भी ट्राई किया था हमने कि भाई उत्तर इसका एक आता है, तो ये याद रखने वाला था। और ये कहा भी था मैंने कि याद रख लेना, बार बार ना निकालना पड़े कि अगर पीवां पद क्यों आ रहा है और क्यूवां पद p आ रहा है तो p गुणा क्यूवां पद हमेशा 1 आएगा हरात्मक श्रेणी में। चाहो तो निकाल सकते हो, ये रहा निकालने वाला तरीका, और डायरेक्ट याद रखोगे तो टाइम बच जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो टाइम बचाती है। जीरो नहीं था, एक था, p प्लस क्यूवा जीरो था, p प्लस क्यूवा जीरो था। ये ऐसे था, अब दोबारा लिख लो चाहे, पीवा पद अगर q है, hp की बात चल रही है, और क्यूवा पद p है, जो p नंबर पे है वो तो q है, और जो q नंबर पे है वो p है। hp में हरात्मक श्रेणी में ऐसा हो रहा है तो फिर p गुणा क्यूवा पद 1 होता है। ये रिजल्ट है। तो पांचवा पद 7 है, सातवां पद 5 है। ये देखो hp है, पांचवा पद 7 है और सातवां पद 5 है। तो जब भी ऐसा हो कि पांचवा पद 7 है और सातवां पद 5 है, पीवा पद q है और क्यूवा पद p है हरात्मक में, वो भी hp में, वो भी hp में अगर ऐसा हो कि पांचवें नंबर पे 7 आ रहा है, सातवें नंबर पे 5 आ रहा है, तो फिर इन दोनों के गुणा से जो नंबर बनेगा 5 सत्ते 35, वो पद एक होगा।
ठीक है ना। और जो वो याद करें ना, हाँ वो बिल्कुल सही कहा, वो एपी में होता है। एपी में ऐसा होता है, एपी में ऐसा था शायद कि अगर पीवा पद क्यू आ रहा है तथा क्यूवा पद पी आ रहा है, तो P प्लस क्यूवा पद, P प्लस क्यूवा पद 0 होता है। यही था क्या रिजल्ट? पीवा पद क्यू आता है, क्यूवा पद P आता है, तो P प्लस क्यूवा पद 0 आता है। ये एपी का है। एपी में ये होता है, एचपी में वो होता है। ये दोनों का याद रखो, चाहो तो व्युत्पन्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने मैन तरीका पीछे वाला पढ़ा हुआ है वो लगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन फिर फायदा क्या हुआ? हमने ये चीज अगर पहले कर ली है और फिर हम उसका फायदा ना उठा पाए तो फिर किस बात का? हर बार उतने ही लंबे तरीके से करेंगे तो फिर अब जो ये तो महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ये बना बना के रख लो पॉकेट साइज, और फिर इन्हें काम में लेता रहो। ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य जी है। ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य जी है, तो बताइए 1/g² माइनस a² प्लस 1/g² माइनस, अच्छा वो अनूप कह रहा है कि अनूप कह रही है कि इस रिजल्ट में अंतर है, इस वाले रिजल्ट को में अंतर है। जो लास्ट टाइम पढ़ा था, जो व्युत्पन्न किया था, वो ये था या कुछ और था? एक मिनट देख लेते हैं। ये था भाई, बिल्कुल सही कहा। ये था कि पीवें पद का पी गुणा क्यूवें पद का क्यू गुणा बराबर हो तो पी प्लस क्यूमा 0 होता है। परिणाम ये था, ये सवाल था कि पीवें पद का पी गुणा और क्यूवें पद का क्यू गुणा इन एपी, एपी के अंदर, एपी के अंदर रिजल्ट है पीवें पद का पी गुणा क्यूवें पद के क्यू गुणा के बराबर है, तो पी प्लस क्यूमा 0 है। ये ऐसे था। शाबाश अनूप। तो इसको ठीक करना है। पीवें पद का पीवें पद का पी गुणा क्यूवें पद के क्यू गुणा के बराबर है, तो पी प्लस क्यूमा पद 0 है। यानी चौथे पद का 4 गुना और पांचवें पद का 5 गुना बराबर है, तो नौवां पद 0 होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो वापस से उस सवाल पे आओ। ए और बी का गुणोत्तर माध्य जी है। ए और बी दो नंबर है, उनके बीच का गुणोत्तर माध्य जी है। तो बताओ 1/g² माइनस a² या प्लस 1/g² माइनस b² कितना होगा? हाँ, कई रिजल्ट बनाते हैं वो नोट डाउन, अब वो उस समय हाथों हाथ लिख लो और बार बार देखते रहो तो जरूर टिक जाते हैं, वरना भूल चूक तो होगी होगी, भूल चूक वाला तो रहेगा ही रहेगा। देखो, अगर मैन तरीके से करना चाहो मैन से कर सकते हो, जुगाड़ से करना चाहो जुगाड़ से कर सकते हो। पहले जुगाड़ पे चले, पहले जुगाड़ पे चले। अगर जुगाड़ करें तो ए बी और जी, हमें 3 नंबर लेने हैं गुणोत्तर श्रेणी में, तो ले लो 1 2 4 ले लो। ये आपका ए हो गया,
ये आपका B हो गया, ये आपका इनका गुणोत्तर माध्य G हो गया। A 1 हो गया, B 4 हो गया, गुणोत्तर माध्य 2 हो गया। हाँ, तो अगर इसे करें तो हमें पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। 1 बटा G का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, G का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर 1, प्लस G का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, G का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर 16। ये आ गया 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 12, लघुत्तम आया 12, तो ये 4 माइनस 1, 3 बटा 12, 1 बटा 4। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो आपको 1 बटा 4 देता है। पहला ऑप्शन तो नहीं देता, दूसरा ऑप्शन सी दे रहा है, और तो कोई नहीं दे रहा। तो आपका आंसर हो गया सी। सी एक आंसर है जो ये काम करेगा। ए का मान 1 और बी का मान 4 रखने पर 1 बटा ए भी देगा। ठीक है, जुगाड़ से बी नहीं आया, जुगाड़ से सी आया। 1 बटा 4 आना चाहिए ना, तो 1 बटा 4 कौन दे रहा है? सी दे रहा है, ना कि बी दे रहा है। अब आ जाते हैं मैन मेथड के ऊपर, बिना जुगाड़ के। बिना जुगाड़ वाला क्या देगा? मैन मेथड है कि भाई जी जो है वो दोनों का गुणोत्तर माध्य है, तो इसका मतलब जी बराबर होगा अंडर रूट ए बी। गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट ए बी। और ये मान अगर हम यहाँ पे रख दें जो सवाल कह रहा है उसमें, जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस भी कॉमन निकाल लूं तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी 1 बटा बी माइनस ए कॉमन ले लो। ठीक है, तो इससे भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और ट्रिक से करोगे, जुगाड़ से करोगे तो इससे भी हो जाएगा। बढ़ जाए आगे। अब इसे ध्यान से सुनना, ध्यान से करना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में आया, भांति भांति की जगह पे। क्योंकि थोड़ा सा हरात्मक माध्य का सवाल जब बनाने की कोशिश करता है ना, तो उसे लगता है कि हरात्मक माध्य में कहीं ना कहीं बच्चा गलती करता है, क्योंकि गलती होती है, स्वाभाविक है, वो पलटना भूल जाता है, या वो हरात्मक माध्य को समांतर माध्य समझ के करने लग जाता है, तो कुछ गलतियां होने की जगह बन जाती है। और ऐसी जगह पेपर वाले को पसंद है, जहां गलतियां होती है वो सबको पसंद है, क्योंकि पेपर का मकसद ही गलती करवाना है। तो ये सवाल बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और r के बीच में, पहला पद है आपका 1 और अंतिम पद है r, उनके बीच में n हरात्मक माध्य डाले गए हैं। ध्यान से सुन लिया, इनके बीच में 1 और r के बीच में n हरात्मक माध्य डाले गए हैं। 1 और r, पहला a है, दूसरा r है, लास्ट वाला r है, इनके बीच में n हरात्मक माध्य H1, H2, H3 एंड डैश 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 HN, n हरात्मक माध्य डाले गए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये कहता है कि जो प्रथम पद है वो, और प्रथम माध्य, ये जो बीच में जो प्रथम माध्य H1 और जो nवा माध्य HN, इनका अनुपात बताइए कितना होगा। इन दोनों का अनुपात कितना होगा? H1 बटा HN का अनुपात कितना होगा?
क्योंकि क्या होता है, अगर इसी चीज को समांतर माध्यम में पूछ लेता तो इतना इफेक्टिव सवाल बन नहीं पाता। जब सवाल खींच के बनाना हो ना, जब अच्छा सवाल बनाना हो, मतलब परेशान करना हो बच्चों को, तो समांतर से हरात्मक पे जाएगा, क्योंकि हरात्मक में करना तो आपको समांतर में ही है, करना तो आपको समांतर में है, लेकिन एक पॉइंट तो हो गया ना, एक मोड़ तो, घुमाव तो हो गया ना, वो घुमाव डालने की कोशिश करता है हरात्मक श्रेणी में जाकर। करेंगे तो समांतर से, अब करना तो समांतर से ही है, समांतर में चेंज करो, एक का उल्टा एक, 1/h1, 1/h2, 1/h3, ये बन गई समांतर श्रेणी 1/r। अब हम आ गए एपी में, क्योंकि आना तो एपी में ही था, एचपी में तो काम होने वाला था ही नहीं, एपी में आ गया, बदल गया एपी में, क्योंकि एचपी में तो होना ही नहीं था। एचपी तो सिर्फ इसलिए डाली जाती है कि एक दो स्टेप बढ़ जाए, करना तो एपी में ही है, हो गया एपी में। अब एपी में आओ, एपी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको डी निकालना होता है, डी, क्योंकि जब बीच में समांतर माध्य गायब होते हैं तो उसके लिए डी निकालते हैं। डी बराबर होता है बी माइनस ए बट्टा एन प्लस 1। ए जहां से शुरू हुआ है जो कि है 1, बी जहां खत्म हुआ है वो बी, तो ये हो गया बी माइनस ए, बी का मान 1/r, ए का मान 1, एन का मान 1, एन का मान n प्लस 1, लघुत्तम ले लो 1 माइनस r बट्टा r इंटू एन प्लस 1, ये आपके डी का मान आ गया। अब आ जाओ, पहला माध्य कितना होगा, पहला माध्य ये a है तो पहला माध्य होगा a प्लस डी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, अगर ये a है तो ये a प्लस डी होगा, ये a प्लस 2d होगा, ये a प्लस 3d होगा, और ऐसे चलते चलते ये वाला a प्लस एन डी होगा। तो 1/h1, 1/h1 ये वाला बराबर है a प्लस डी, और हमारा जो hn है 1/hn वो है a प्लस एन डी। हमें दोनों में भाग देना है, h1 अनुपात पलट के h1 का मान निकाल लो, h1 बराबर हो जाएगा 1/a प्लस डी, ये h1 का मान आ गया। hn का मान इसे भी पलट दो, 1/a प्लस एन डी आ गया, ये आपका h1 आ गया और hn आ गया। अब हमारे सवाल ने हमसे कहा था कि h1 बटा प्रथम बटा एनवा, h1 बटा hn निकालना है, दोनों में भाग दे दो, फिर डी का मान रख देंगे। पर डी का मान पहले क्यों नहीं रखा, फिर फैल जाता है ये, इसलिए नहीं रखा, लास्ट में रखेंगे आराम से। भाग देने पर ये पलट के ऊपर आ जाएगा a प्लस एन डी, a प्लस डी। अब मान रख देंगे, अब हम मान रख देंगे, a का मान कितना है, a का मान 1 है, प्लस d का मान कितना है 1 माइनस r इंटू r n प्लस 1 बटा 1 प्लस d ऊपर नीचे से लघुत्तम तो कट जाएगा, लघुत्तम कट जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो आर एन प्लस आर प्लस एन माइनस एन आर बट्टा ऊपर आर एन प्लस आर प्लस 1 माइनस आर, आर से आर कट गया, एन आर से एन आर कट गया, ऊपर आ गया आर प्लस एन, नीचे आ गया आर एन प्लस 1, आर प्लस एन प्लस आर एन आर प्लस 1, ये डी आंसर आ गया। ऑप्शन भी बहुत क्लोज रखे गए हैं, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय इसमें लग जाता है, क्योंकि सीधा समांतर श्रेणी होता तो इतना उठा पटक कम करनी पड़ती है, वो एक स्टेप ये तो बच ही जाता ना, ये पलटना फिर पलट के सॉल्व करना, करा तो वही है, करा तो एपी से ही है, होना तो एपी से ही था, लेकिन वो एचपी वाला पेज बिना मतलब में एक एक्स्ट्रा डाल दिया, जिसे थोड़ा सा पहचानने में या समझने में कंफ्यूजन हो जाती है। क्लियर है, सवाल तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है,
पेच है सो है, और वो तो जानबूझ के टारगेट करके डाले गए हैं परेशान करने के लिए। ठीक है, बढ़ूं आगे। आ गया, ये वाला आ गया, वो वाला अभी जिसकी बात कर रहे थे। अभी वो रिजल्ट की बात कर रहे थे ना हम लोग, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, अभी जिस पे डिस्कशन हो रहा था कि एमवे पद का एम गुणा बराबर है एनवे पद का एन गुणा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये वाले जो छोटे छोटे रिजल्ट है ना, ऐसे जिसे हम रट्टा मार कहते हैं, ये जो रट्टा मार रिजल्ट है ना, ये बना बना के अपनी एक अलग से डायरी डाल लो, और उस डायरी में ये छोटे छोटे परिणाम जो है ना, छोटे छोटे परिणाम ये नोट कर लो, ये बहुत फायदा पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कह सकता इसको कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं इसको, लेकिन अगर सोचिए, एक बच्चा इसको करके उत्तर निकालता है और एक बच्चे को पहले से ही पता था कि इसको उत्तर ये आने वाला है, दोनों में क्या फर्क होगा? एक सवाल का फर्क आ जाएगा, दोनों में एक सवाल का फर्क आ जाएगा, क्योंकि जिसको आता तो दोनों को ही होगा, दोनों इसको एक करके देख करके निकाल लेगा, एक बिना करे घर से याद करके गया हो जाएगा, तो आपको वो बहुत बड़ा फर्क मिल जाएगा, एक सवाल आप आगे चले जाओगे, क्योंकि वो जो टाइम बचेगा ना आपका, वो टाइम आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वो एक एक्स्ट्रा टाइम का मतलब एक एक्स्ट्रा सवाल, तो एक सवाल आप बाकी लोगों से आगे चले जाओगे। जो बच्चा निकाल कर टिक लगा रहा है, एक बच्चे को उत्तर याद था, तो जिसको याद होगा वो एक सवाल आगे चला जाएगा बाकी लोगों से। मैं ये मान के चल रहा हूं दोनों को आता है, गलत किसी का भी नहीं होगा, लेकिन एक रट के गया हुआ था, एक निकाल के आता है, तो हर सवाल अगर आप निकाल निकाल के करेंगे तो टाइम कैसे बचेगा, और टाइम नहीं बचेगा तो स्पीड कैसे बनेगी? ठीक है ना? तो ऐसे कुछ एटलीस्ट हम ऐसे अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि कोई 100 में से 100 सवाल ऐसे हो जाएंगे, नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि भाई 8-10 सवाल भी ऐसे मिल जाए जो हम घर से तैयार करके चले जाएं, और 8-10 सवाल हमारे चढ़ जाए तो हम 10 सवाल आगे चले जाएंगे, और कंपटीशन तो 2-3 सवालों का ही है, आपको बच्चों से, बाकी बच्चों से 2-3 सवाल आगे रहना है, आपको नॉर्मल बच्चों से 2-3 सवाल आगे रहना, आप सिलेक्शन पे आ जाओगे, क्योंकि सारा सिलेक्शन 1 नंबर के आसपास ही रहता है ना? ये बात समझ रहे हैं आप मेरी? अभी जो मैंने कहा वो बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसको इनलाइट करता हूँ कि जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चनों का पेपर है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 क्वेश्चन का पेपर है, तो ज्यादातर क्या होगा, ज्यादातर बच्चे जो कट ऑफ आती है, मान लीजिए कट ऑफ इस पेपर की कट ऑफ 50 है, 50 क्वेश्चन कट ऑफ आई है, तो आपको जो सारे बच्चे हैं, जो भी सिलेक्शन हुए हैं, जो रह गए हैं, वो आपको इस छोटी सी रेंज के अंदर ही ज्यादातर बच्चे आपको मिलेंगे। ये 50 है, तो आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे 55 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन के बीच में झूल रहे हैं, बस यही है सारा, यही अधिकतर बच्चे जो एक्चुअल में जो सिलेक्शन वाले हैं। देखिए, अगर आप कहो 40 से नीचे, 40 से नीचे वाले कभी कंपटीशन में थे ही नहीं, वो कभी परीक्षा में बस बैठे थे, फॉर्म भरा था, किसी ने कह दिया फॉर्म आए हुए हैं, उसने भर दिया, बस सुना सुना कर रहा है, वो पढ़ने वाला नहीं था, पढ़ने वाला इतना दूर नहीं होता कट ऑफ से। और इससे ऊपर वाले वो कभी कंपटीशन में वो भी कभी नहीं थे, वो तो टॉपर थे, वो तो अभी तक उनके तकदीर साथ नहीं दिए, इसलिए वो फंसे पड़े हैं, या फिर उनकी कई नौकरियां लगी पड़ी है, वो एक नौकरी और देख रहे हैं, मजे के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं। ये वो अपवाद स्वरूप जो लोग होते हैं ना ऊपर वाले, ये 60, 70, 80, ये वो अपवाद है जिनको नासा में होना चाहिए था, लेकिन नासा से कॉल नहीं आया, यहाँ रह गए और हमारी परीक्षा को खराब कर रहे हैं। ये लोग तो वो है, और इससे पीछे वाले लोग वो है जो सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, गिनती बढ़ा रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, टेम्पू का और का जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने में मदद कर रहे हैं। बाकी मोटा मोटी बच्चे इस रेंज में ही होंगे, ये जो 10 की है कट ऑफ वाली, इस 10 की रेंज में +5 ऊपर या +5 नीचे। अब यहाँ पर अगर आपने 2 सवाल, 1, 2, 3 सवाल एक्स्ट्रा कर लिए बाकी लोगों से, तो आप नदिया के इस पार होंगे, आप नदिया के इस पार होंगे, 1-2 सवाल कम किए तो आप नदिया के इस पार होंगे।
2-3 सवाल अगर आपने ज्यादा अच्छे कर लिए तो आप नदिया के इस पार होंगे। 1-2 सवालों में आपने गलती कर दी, आप नदिया के इस पार होंगे। इसीलिए आप देखें कई बच्चे मुझे कहते हैं सर 5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। अच्छा, जो पास हुआ उससे भी मिली है, वो भी कोई ये नहीं कि 500 नंबर से पास हुआ हूं, देखो सर 500 नंबर से पास हुआ हूं, वो भी ये कहेगा 2 नंबर से पास हुआ हूं, 1 नंबर एक्स्ट्रा आया था, कट ऑफ से 1 नंबर ऊपर था, कट ऑफ से 2 नंबर ऊपर था, कट ऑफ से 5 नंबर ऊपर था, वो भी वैसा ही मिलेगा। जो सिलेक्ट हुआ है वो भी 5-10 नंबर ऊपर ही मिलेगा आपको, और जो फेल हुआ है ना वो भी 5-10 नंबर पीछे ही मिलेगा, बस ये यही मिलेगा। और इससे बहुत नीचे है तो मैंने पहले ही कह दिया वो कंपटीशन में कभी था ही नहीं, और इससे बहुत ऊपर है वो भी कंपटीशन में कभी नहीं था। मैंने कहा था नासा वाले भूल गए उसको उठा के ले जाना, वो यहाँ रह गया। वो ऊपर वाला तो ऐसा है, और पीछे वाला ऐसा है कि वो तो देखा देख फॉर्म भर रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं हमें भी वहीं जाना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो इस चीज इस नियम को याद रखिएगा। तो 1-2 क्वेश्चन की महिमा जो है ना वो याद रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सवाल बस आप यहीं होंगे या यहां होंगे और 2 सवाल आपकी जिंदगी बदल पाएंगे, 2 बूंद जिंदगी की। तो बस यहाँ पे 2 बूंद जिंदगी के, ऐसे 2-3 सवाल आपने पेपर में सही से कर लिए तो आप नदिया के इस पार वरना उस पार, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं सवाल पे। तो ये ऐसे सवाल हैं जो आपके, अगर आप पढ़ के गए और यही सवाल पेपर में आ गए तो आप उस बच्चे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जो निकाल के करेगा। निकाल के करेगा तो वो 1 मिनट लेगा, 1-1.5 मिनट अपना लेगा, और वो 1-1.5 मिनट लेगा, इतने में आपको 1-1.5 मिनट का एडवांटेज मिल जाएगा और आप उसका फायदा एक एक्स्ट्रा सवाल करने में करेंगे, तो आप उस बच्चे से एक सवाल एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। एक सवाल आपको याद होगा, ये था एक, इसके नंबर हरात्मक माध्य कब बनाता है, समांतर माध्य कब बनाता है, गुणोत्तर माध्य कब बनाता है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिलेक्शन पढ़ने वाले से ज्यादा समझदारों का होता है। पढ़ने वाले बहुत है, बहुत मिल जाएंगे आपको पढ़ने वाले, लेकिन समझदारों की बात करोगे तो संख्या कम है। सिलेक्शन होता है समझदारों का ना। कई लोग सिर्फ पढ़ाई 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 के बारे में ज्यादा करते हैं। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पढ़ाई से ज्यादा समझदार बनिए। जितनी जल्दी आप समझदार बनेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। पढ़ने वाले भीड़ भरी पड़ी है, लाइब्रेरीज में जाइए, लाइब्रेरी में जाएंगे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो समझदार नहीं है। तो जो जब तक समझदार नहीं होगे तब तक आपका समझदारी, जैसे मैंने भी समझाया कि 2 सवाल का महत्व क्या होता है ना। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये 2 चुटकी सिंदूर की कीमत जो है ना, ये आपको कंपटीशन, अगर आप ये समझते हैं कि एक सवाल या 2 सवाल से कितना कंपटीशन में फर्क पड़ता है तो आप समझदार हैं। और अगर आपको ये 1-2 सवाल का फर्क समझ में नहीं आया अभी तक, तो फिर से वही बात, आप पढ़ तो रहे हैं, समझदार नहीं हुए। ए और बी का हरात्मक माध्य बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, n बराबर, n का मान -1 रखने पर यह हरात्मक माध्य बन जाएगा। n का मान -1 लेने पर हरात्मक माध्य, n का मान -1/2 लेने पर गुणोत्तर माध्य, और n का मान 0 लेने पर समांतर माध्य। अब ये बातें आपको याद है तो आप एक सवाल आगे चले जाओगे, वरना निकाल के भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो निकाल के भी, लेकिन निकालने में समय लगेगा। लाइब्रेरी हमारे यहाँ खुली रहती है रात को 2-2 बजे तक।
क्या बात करते, पता नहीं कितने लोग 2 बजे पढ़े, वो फिर बंद भी करते नहीं करते भगवान जाने। लाइब्रेरी की हालत तो ऐसी है, मतलब रात को 2-2 बजे तक लाइब्रेरी खुली पड़ी। अच्छा, उसमें होता क्या है, उसमें 2 बजे बच्चे घर जाते हैं, कोई रात को लेट नाइट पढ़ने वाले होते हैं, वो रात को 2 बजे घर जाते हैं, इतने में सुबह 4 बजे वाले वापस आ जाते हैं। वो जो सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के पढ़ते हैं ना, वो आ जाते हैं। वो लाइब्रेरी वालों का तो सोते कब हो यार, वो जो लाइब्रेरी चला रहा है वो सोता कब है, क्योंकि आधे लोग तो वो रात को लेट पढ़ने वाले होते हैं और आधे लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह जल्दी आके, तो लाइब्रेरी वाला बेचारा लाइब्रेरी बंद कब करता है। आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। तो एक एपी का, लेकिन चिंता मत करिए, आपका कंपटीशन उससे नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो आपका कंपटीशन अभी तक कम ही है। एनवा पर 2n-1 है। एन पदों का योग बताइए। एनवा पद 2n-1 है, तो बताइए एन पदों का योग कितना है। तो इसका पहले समांतर श्रेणी बना लेते हैं। एन का मान 1 रखने पर पहला पद आ जाएगा। एन का मान 1 रखने पर पहला पद, एन का मान 1 रखोगे तो 2 - 1 1 आ गया। 2 रखने पर 4 3 आ गया। तीसरा पद 3 रखने पर 6 5 आ गया। चौथा पद 8 - 1 7 आ गया। ये आपकी समांतर श्रेणी आ गई। अब हमें एन पदों का योग करना है। प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद जहां से शुरू हुई है 1। सार्व अंतर कितने का अंतर चल रहा है, d बराबर 2। n की जगह n है, n पदों का योग याद करना है। n पदों के योग का सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान नहीं रखना, नहीं रखेंगे। a का मान रखना है, रख दो। d का मान 2। ये हो जाएगा 2n। ठीक है। वैसे एक चीज बताऊं आप लोगों को, ये बड़ा अच्छा है, एक बड़ा अच्छा रिजल्ट। हाँ बिल्कुल सही कहा, सम ऑफ ऑड, ये बड़ा प्यारा आता है। सम ऑफ ऑड 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये जो विषम होते हैं ना, इनके जोड़ का बड़ा प्यारा सिस्टम है, इनका बड़ा ही प्यारा सिस्टम है। अगर आप सिर्फ एक को जोड़ते हो, केवल एक को जोड़ते हो, देखो जोड़ कितना आता है। केवल एक को जोड़ते हो 1 आएगा। पहले दो पदों को जोड़ते हो तो 1 + 3 4 आया। 3 पदों को जोड़ते हो तो देखो क्या आया, 1 + 3 + 5 कितना आया, 9 आया। गौर करो, इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको। 1 5 7, 4 को जोड़ते हो 16, दिखा कुछ पैटर्न दिखाई दिया आपको इस पे, कि विषम संख्याओं का योग जब आप करते हैं, विषम संख्याओं का योग जब आप करते हैं, ये देखो, अगर आप विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उनका जोड़ हमेशा n² आता है। जितने को जोड़ोगे उतने का स्क्वायर आ जाएगा, जितनों को जोड़ोगे उतने का स्क्वायर है। 3 को जोड़ोगे तो 3 का स्क्वायर, उनका जोड़ 3 का स्क्वायर होगा। 4 विषम संख्याओं को जोड़ोगे, 4 विषम संख्याएं 1 2 3 4, 4 विषम संख्याओं को जोड़ोगे 4 का स्क्वायर, 5 विषम संख्याओं को जोड़ोगे 5 का स्क्वायर, 6 को जोड़ोगे 6 का स्क्वायर। ये ऐसे होता है। और ये अगर इसको देखो ना, इसको कई में दिखाते भी हैं कि ये जोड़ ऐसे काम करता है। देखो, हम एक के बदले एक डब्बा लगाएंगे, ये एक डब्बा, ठीक है। फिर एक में 3 जोड़ने हैं तो 3 डब्बे लगा दो। हर बार आप देखोगे स्क्वायर ही बनेगा। 3 जोड़ना है, 3 डब्बे लगा दिए। फिर एक में 3 जोड़ दिया, देखो 2/2 का डब्बा बन गया, 2 स्क्वायर। फिर इसके बाद में अगर आप आगे जोड़ने वाले हो कितने,
1 3 5, अब 5 जोड़ रहे हो, 5 जोड़ो और देखो, ये 5 जोड़ा, 1 का स्क्वायर, 2 को लिया, 2 का स्क्वायर, 3 को लिया, 3 का स्क्वायर, और अगर 7 और जोड़ते हो, अगला 5 के बाद 7, 7 को जोड़ने पे देखोगे 4 का स्क्वायर आ रहा है। ये 7 पिंक कलर के डब्बे लगा दिए, अब देखो 4 का स्क्वायर आ रहा है, गौर करो, एक डब्बे को जोड़ोगे 1 का स्क्वायर, 2 बाय 2, 1 प्लस 3 जोड़ो तो 2 बाय 2 बन जाएगा, यानी 4 डब्बे हो गए। फिर 1 3 5 को जोड़ते हो तो 3 बाय 3 का बॉक्स बन जाता है, यानी 9 हो गया। 1 3 5 7 को जोड़ते हो तो 4 बाय 4 का बन जाएगा, यानी 16। तो ये ऐसे चलता है। इसीलिए विषम संख्याओं का स्क्वायर जो होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n स्क्वायर, याद रखो n पदों का योग है, ये n वा पद नहीं है, n पदों का योग है, n पदों का योग है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ये Sn है ना कि Tn। Sn और Tn में क्या अंतर होता है? वही अंतर है इनमें, Sn और Tn में क्या अंतर होता है? Tn होता है वो पद, Sn होता है उनका जोड़, ध्यान से, वरना इस मामले में कई बार गाड़ियां फंसती है। एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं पहले, Sn क्या होता है, Tn क्या होता है। इसी एग्जांपल को ले लो, ये होता है कि पहले नंबर पे क्या आया, पहले नंबर पे कौन खड़ा है, इसको T1, दूसरे नंबर पे कौन खड़ा है, इसको T2, तीसरे नंबर पे कौन खड़ा है, T3, चौथे नंबर पे कौन खड़ा है, T4। जबकि Sn ये नहीं होता, Sn क्या होता है, Sn ये होता है कि पहले एक पद का जोड़ कितना है, S2 दो पदों का जोड़ कितना है, S3 तीन पदों का जोड़ कितना है, चार पदों का जोड़ कितना है, ये होता है Sn। तो दोनों में अंतर है, बोला बहुत अंतर है। तो अब बताओ, अब आगे करो, n, अभी हमने Tn से Sn निकाला था, अब Sn से Tn निकालना है। Sn दिया है, n पदों का योग दिया है, तो बताओ n वा पद कैसे निकलेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो एक अच्छी बात है, इन दोनों के रिलेशन में देखोगे तो एक अच्छा रिलेशन इनमें है भाइयों में, कि T1 और S1 एक ही होते हैं, T1 और S1 एक ही होते हैं, गौर करो, T1 S1 एक ही होते हैं, क्योंकि एक पदों का जोड़ और पहला पद दोनों सेम ही होते हैं, वही पहला पद होता है, वही एक पदों का जोड़ होता है, तो S1 T1 बराबर होते हैं एक। अब हम S2 को देखें तो S2 बराबर होता है T1 प्लस T2, सही है, S2 बराबर T1 प्लस T2। अब T1 का मान यहां रख सकते हैं S1, T1 की जगह S1 रख दो, ये T2 आ गया, तो T2 बराबर आ जाएगा आपका S2 माइनस S1। अब फिर से दोबारा, अभी फिर से देखो, ये हो गया, ये T2 का मान आ जाएगा, ये आपका प्रथम पद A हो गया, T2 जो है वो A प्लस डी हो गया, क्योंकि ये A है तो ये A प्लस डी हो जाएगा, तो T2 A प्लस डी हो गया, A प्लस डी बराबर S2 माइनस S1। A का मान हम यहां से रख सकते हैं, A का मान S1 रखने पर, क्योंकि T1 S1 A प्रथम पद का ही तो नाम है, तो A की जगह S1 रख सकते हैं, S1 प्लस डी बराबर S2 माइनस S1, D का मान निकाल लो, D बराबर S2 माइनस 2S1, S2 में से 2S1 को घटा दो, D का मान आ जाएगा,
ये डी का फॉर्मूला बन गया। प्रथम पद S1 से आ जाएगा। तो अगर आपको n पदों का योग दिया हो तो पहला पद तो S1 से आ जाएगा, पहला पद A वो तो आपको S1 से आ जाएगा। D का मान S2 माइनस 2S1 करने से आ जाएगा। चलो ये दो फॉर्मूले याद रखो, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट काम में लेना कि प्रथम पद A बराबर कैसे बनाए हैं वो रहे, कैसे बनाए हैं वो रहे। और याद रखिएगा S1 बराबर A, S2 माइनस 2S1 बराबर D। अब S1 S2 निकाल लो, उससे A और D निकाल लो, A और D निकाले बाद TN निकाल लेंगे। तो पहले S1 निकाल ले, हमें जो दिया हुआ है उससे निकालते हैं। हमें दिया हुआ है Sn बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n, Sn बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n। n का मान 1 रखने पर 9 आ गया, n का मान 2 रखने पर 4 16, 16 और 10 26। ये मान ले जाके यहां रख दो। a का मान कितना आ जाएगा, a का मान S1 के बराबर, S1 9 के बराबर है, a का मान 9 आ गया। d का मान S2, S2 है हमारा 26 माइनस 2 गुणा S1, S1 का मान 9 18 8, d का मान 8 आ गया। a का मान 9 हो गया और d का मान 8 हो गया। और फिर अब हम निकाल सकते हैं Tn, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 9, आठ n प्लस, ये आपका आंसर आ गया। तो अब हमने दोनों ही सवाल टेकल कर लिए कि Tn से Sn कैसे निकलता है और Sn से Tn कैसे निकलता है। अगर आपको Tn दिया हो तो Sn कैसे निकालता है, Tn से Sn निकालना तो आसान ही होता है कि Tn दिया मतलब n का मान 1 रखो, 2 रखो, पद आ जाएंगे, फिर a और d निकाल लो, फिर योग का सूत्र लगा दो। Sn से Tn निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पहले a d ऐसे निकालना पड़ता है, इसमें ऐसे निकालना पड़ता है, फिर निकल जाए उसके बाद तो फॉर्मूला ही लगाना है, फिर वो हो जाएगा। तो ये दोनों ही सवाल याद रखिएगा और मेन अंतर याद रखिएगा, Tn क्या होता है, Sn क्या होता है, वरना दोनों एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं और याद ही नहीं रहता कौन Tn है और कौन Sn। Tn होता है कि कौन से नंबर पे क्या है, Sn होता है कि उस नंबर तक जोड़ कितना है। अब यहाँ पे समांतर और गुणोत्तर श्रेणी दोनों को मिक्स किए। किसी समांतर श्रेणी का पांचवा, दूसरा, पांचवा और नौवां पद गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बताओ गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात कितना होगा। समांतर और गुणोत्तर, दिमाग लगाओ, आर का मान निकाल रहे, क्वेश्चन को पहले सुनो क्या कह रहे हैं। एक समांतर श्रेणी का दूसरा, समांतर श्रेणी, पहले समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का दूसरा और पांचवा और नौवां, समांतर श्रेणी का दूसरा, पांचवा, नौवां क्या है, गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं। है तो ये समांतर श्रेणी में, दूसरा, पांचवा, अगर किसी समांतर श्रेणी का दूसरा, पांचवा, नौवां पद उठाएं और उन्हें देखें तो वो गुणोत्तर श्रेणी में है, ये कह रहा है वो। पूरी तो समांतर श्रेणी है लेकिन इन तीन पदों को निकाल के जब देखता हूं तो वो गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं। तो बताओ आर का मान कितना है, आर का मान कितना है। कैसे इसके तार जोड़ोगे, बिल्कुल शाबाश।
गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब पांचवें पद का स्क्वायर दूसरा गुणा नौवां। जीपी में है ना, जीपी में है तो बीच वाले पद का स्क्वायर बाकी दो के गुणा के बराबर होगा। अब समांतर श्रेणी में है, ये है तो समांतर श्रेणी में ना, शुरुआत में तो समांतर में है, तो दूसरा पद कितना हुआ, दूसरा पद हुआ a प्लस डी हुआ। उसके बाद में पांचवा पद कितना हुआ, पांचवा पद हुआ a प्लस 4d। फिर नौवां पद कितना हुआ, a प्लस 8d। ये तो है, ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं, ये मान हम लोग यहां रख देते हैं। पांचवें पद की जगह a प्लस 4d, दूसरे पद की जगह a प्लस डी, नौवें पद की जगह a प्लस 8d। इसे खोल दो, a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 8ad से 8ad कट गया, बाकी पदों को एक तरफ कर लो। 16d स्क्वायर में से 8 गया, 8d स्क्वायर माइनस ad बराबर 0। d कॉमन ले लो, 8d माइनस a, d का मान 0 या फिर 8d माइनस a बराबर 0। या 8d बराबर a। अब इसे काम में लेते हैं सार अनुपात निकालने के लिए। r क्या होगा, r होगा ये तीन पद गुणोत्तर श्रेणी में है, तो अगले पद में पिछले पद का भाग दो, पांचवा पद बटा दूसरा पद, पांचवा पद बटा दूसरा पद। पांचवा पद बटा दूसरा पद, पांचवा पद a प्लस 4d था, ये a प्लस डी था। a का मान निकाल चुके हैं आप, a का मान 8d, d का मान 0 भी रख के वो भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, दोनों ही निकाल लेंगे। a का मान 8d प्लस 4d, ये आ गया 12d बटा 9d। ये कट गया और 3 पे काटा तो 4 बटा 3, और d का मान 0 लेते हैं, d 0 लेते हैं तो r बराबर आ जाएगा 0 0 कट गया, a बटा a 1 आ जाएगा। तो दोनों आंसर आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 4 बटा 3 भी आ रहा है। लेकिन इसको फिर माना नहीं था, डिलीट नहीं किया इसको, मान अटक गए। ये सवाल जब आया था तो उसको ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन माना भी नहीं। कई बच्चों ने फिर एक आंसर दिया, एक भी सही है, गलत कहाँ है, एक भी गलत कहाँ है, एक भी सही है, एक भी सही है और 4 बटा 3 भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। तो इस पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, शायद मेरे ख्याल से तो डिलीट नहीं किया गया, हटाया नहीं गया था इसको, बाद में शायद बाद में हटाया गया, नहीं हटाया गया उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन शुरुआत में इसको नहीं हटाया गया था। फिर कहते देखो साफ देखो इसमें क्या है, डी का मान 0 रखेंगे तो आर का मान 1 आएगा, आर का मान 4 बटा 3 भी आएगा, तो फिर एक गलत कैसे हुआ, या तो फिर ऐसे ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन आपको गलत बनाने होते हैं, एक सही बनाना है तो 3 गलत बनाने होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सही बनाना है, 3 गलत भी बनाने। अब 2 सही बना दिए तो फिर फंसेगा सवाल, अटकेगा, तो 2 सही बना दिए।
ये सवाल है आधी एपी आधी जीपी वाला, आधी एपी आधी जीपी वाला। ये वही सवाल आ गया जो हमने अभी किया था। कैसे करते हैं इन सवालों को, याद करिए कैसे किया था लास्ट टाइम, कैसे किया था इस सवाल को। जो आधी एपी होती है और आधी जीपी होती है, आधी आधी होती है, ना पूरी एपी है ना पूरी जीपी है। तो इसमें से हमें एपी को हटाना होता है ताकि एपी हट जाए, जीपी बच जाए, और जीपी का हम फिर योग कर सकेंगे। और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके योग को पहले एस मान लेते हैं कि माना इसका जो भी जोड़ आएगा वो एस है। अब इसको 1/5 से गुणा करके घटा दो। अब इन्हें घटा दो। एक को रहने दो, 3 घटा दो ऐसे। 4/5 में से 1/5 गया, 3/5। 7/25 में से 4/25, 3/25। 7/3/125। ठीक है, इस पहले वाले को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा मैच नहीं कर रहा। इस बंदे को छोड़कर बाकी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो जो नहीं मैच कर रहा उसको छोड़ दो, बाद में जोड़ देंगे। जितना गुणोत्तर श्रेणी से जुड़ सकता है उतना गुणोत्तर से जोड़ लो, और जो गुणोत्तर में मैच नहीं हो रहा उसको बाद में जोड़ लेंगे। तो ये तो गुणोत्तर श्रेणी बन गई, 1/5 से गुणा हो रही है। प्रथम पद 3/5 हो गया और आर का मान 1/5 हो गया और अनंत तक जा रही है, तो एस अनंत, अनंत श्रेणी का योग a/1 माइनस आर हो गया। ए का मान 3/5, (7/4), एस बराबर 35/16। 35/16। ये आंसर आ गया। इस ट्रिक को याद रखो, इस तरीके को याद रखो, वरना तरीका भूल जाओगे तो सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। ये अगर आप इस ट्रिक को भूल जाते हैं, इस तरीके को भूल जाते हैं, तो सवाल आगे ही नहीं बढ़ेगा फिर। इसलिए इस ट्रिक को, इस मेथड को याद रखो कि कैसे ये सवाल को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने जैसे कहा भी था कि भाई यही तो चीज महत्वपूर्ण है
कि आप याद कैसे रखते हैं। आपसे पहली बार नहीं होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है, अब कर लिया, सीख लिया, समझ लिया, अब ये याद कैसे रहेगा। तो मेन चुनौती यहां से शुरू होती है, ये चुनौती नहीं है। आज जो भी आप कर रहे हैं ये कोई चुनौती नहीं है आपकी, चुनौती तो अब शुरू होगी इसके बाद। अब ये सवाल सीख लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे, अब इसे याद कैसे रखोगे, ये बात आपको याद कैसे रहेगी, यही सारा चैलेंज है, यही चुनौती है। एम वा पद एन है, एन वा पद एम है, तो आर वा पद क्या होगा। पी क्यू वा पद एक होता है, और थोड़े से ऑप्शन नहीं टकराते तो भी हो जाता, ऑप्शन नहीं टकराते ना तो भी हो जाता, क्योंकि हमें इतना तो याद है कि भाई अगर एम वा पद पूछा हो, है ना, देखो ये भी तो हमें याद है ना कि एम वा पूछा, अगर एम वा पद एन है तथा एन वा पद एम है एचपी के लिए, तो एम एन वा पद 1 होता है। तो अगर हम ये चेक करें कि कौन सा आंसर है, तो ये सब आरवे पद ही तो है, ये सब आरवे पद है, तो आर की जगह एम एन रखें तो कौन हमें एक देगा, इससे हम पकड़ सकते हैं ये सब आरवे पद है, क्योंकि ऑप्शन आरवा दिया है, इसका मतलब ये आरवे पद के फॉर्मूले हैं। तो आर का आरवा पद वही सही होगा जिसमें एम एन रखने पर एक आता हो, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट याद किया हुआ है कि एम एन व पद 1 आता है, तो कौन 1 देगा, तो एम एन व पद 1, आर की जगह एम एन रखने पर ये भी एक देगा और ये भी एक देगा। बस सी पक्की बात है गलत है, डी पक्का गलत है, लेकिन ए और बी में टकराव हो गया, यानी जुगाड़ फेल कर दिया बंदे ने, जुगाड़ फेल कर दिया, यही कर देते, बस ये चीज का डर लगता है। इसीलिए कहता हूँ मैन मेथड से कभी इधर उधर मत चले जाना, क्योंकि जुगाड़ कभी भी बंद कर सकता है, कर दिया जुगाड़ बंद, अभी बंद कर देते हैं। तो पेपर बनाने वाला भी डिपेंड करता है, भाई आप जो सोच सकते हो क्या पेपर बनाने वाला नहीं सोच सकता, जुगाड़ तुम ही हो, पेपर बनाने वाला क्या आसमान से आया है, वो भी तो खिलाड़ी है, तो जब चाहे जुगाड़ बंद कर सकता है। और जिस दिन उसने जुगाड़ वाले रास्ते बंद कर दिए, उस दिन आपका वो मेथड काम नहीं करेंगे, तब आपको मैन मेथड से ही जाना पड़ेगा। जैसे ये देखो, अभी से पता, अच्छा ये लगाएगा, ले एम एन बटा आर, आर बटा एम एन, अब निकाल ले, दोनों से 1 आ रहा है, बता कौन सा सही है, तो जुगाड़ फेल। जुगाड़ फेल तो हमारे उस पर आते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इसका थोड़ा सा स्टेप हमें याद है, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने इसे सॉल्व किया था तो ए का मान भी 1/एम एन आया था, यानी 1/पी क्यू आया था, और डी का मान भी इतना ही आया था, याद है। तो एटलीस्ट हमें वो तो नहीं निकालना पड़ेगा, हमें वो तो नहीं निकालना पड़ेगा, याद है। हाँ शाबाश, वो थोड़ा निकाला हुआ है तो वो याद है कि ए का मान 1/पी क्यू आया था, डी का मान भी 1/पी क्यू आया था, तो ए और डी का मान 1/एम एन, तो आपको वहां से स्टार्ट नहीं करना पड़ा एकदम शुरू से, ये फायदा होता है, बार बार दोहराते हो ना तो बहुत सारी बातें आपको पहले से याद रहती है, और वो याद रहती है तो वो उतना कम करना पड़ता है, और उससे स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड जुगाड़ों से नहीं बढ़ती, बार बार करने की वजह से बीच के स्टेप्स याद रहने लग जाते हैं, तो वो टाइम आपका बच जाता है। जैसे यहाँ पे हमें याद था कि भाई उसमें ऐसा होता था कि ए और डी का मान 1/पी क्यू आता था, यहाँ 1/एम एन आ जाएगा, ये हो गया। अब आपको आरवां पद निकालना है, ये आपका आरवां पद, लेकिन रुक जाना, ये जो निकाल रहे हैं ना, ये एपी का निकाल रहे हैं, हमें एचपी में चेंज करना होगा इसको बाद में, है ना, भूल मत जाना, ये गड़बड़ हो जाती है इसमें। ब्रैकेट खोलो, काट दो, ये आया है एपी का, अब इसे चेंज करो एचपी में,
mn ऊपर r नीचे, सही है। ये लास्ट में ये ये भूल चूक हो जाती है, वो एपीजीपी वाला है ना, वो भूल चूक मत करिएगा, वो कर दिया ना एक ने बी कह दिया तो वही होता है, ये एपी के आ रहे हैं, क्योंकि जब भी आप सॉल्व करते हैं सब एपी में चलता रहता है। अब यहाँ पे सवाल एचपी का पूछा जा रहा है, तो एम व आर व पद एचपी का पूछा गया, तो एचपी को पलटो, एम एन बटा आर, ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ क्लास को विराम करते हैं। इन सवालों को दोहराइएगा, रिपीट करिएगा और बेहतर बनिएगा। जितना आप दोहराएंगे उतना आपको बीच के स्टेप्स याद रहेंगे, उतना आपका कम समय लगेगा। नहीं, वो करने से हो जाता है, वो आपको याद नहीं करने पड़ते। गणित की अच्छी बात है कि करते करते करते, जैसे गाने हैं, गाने आप कौन से याद करते हैं, आप गाते हैं आपको याद हो जाते हैं। गाने याद किए हैं कभी आपने, कागज पे लिखा, रुको पहले गाना लिख लेता हूँ, अब आप गाना गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते गुनगुनाते याद हो जाते हैं वो। तो हम ऐसे ही बने हुए हैं, हम इसी तरीके के बने हुए हैं कि जो चीजों को हम बार बार दोहराएंगे वो ना चाहते हुए भी हमें याद हो जाएगी। आप पसंद करो या ना करो, अगर आप दोहराएंगे तो आपको याद होके ही रहेगा, ठीक है ना। तो बस रिपीट करिए। ओके, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।